Yes, good evening, everyone. Good evening. Samiksha, Dhyan, Urvashi, and Rishik. सर जी, सर आप अपने आप को पिन कर दो। क्या कर दूं? सर वो वीडियो पिन कर दो आप अपनी। अच्छा, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। वीडियो पिन मैं अपने आप को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं शायद। देख लेता हूँ। अब देखिए, यस सर। ठीक है। तो चलिए सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बट एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डाउट्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलिए उस क्वेश्चन पे वही क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करके थोड़ी सी कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ अलग से चीजों को पढ़ेंगे। तो देखिए सर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो आज मैंने अपने पास रखा हुआ है ताकि मैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़ सकूं आज। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपसे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपसे कहता है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ठीक है, इस क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ is 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy। मतलब अभी हमने एक्यूरेसी प्रेसिशन आपको मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो अभी फिलहाल ये मान लीजिएगा कि दिस 1 millimeter इज नथिंग बट इट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड द लेंथ विच इज मेजर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो इन द मेजरमेंट ऑफ दैट लेंथ द एरर इज 1 millimeter। और आगे कहता है आपसे कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस, time of 100 oscillations of pendulum is found to be is 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution measured ऐसे लिख लो, is measured 90 seconds using a watch with 1 second resolution। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। ये वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो सर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो लेंथ मेजर किया, ध्यान, यू हैव मेजर्ड द लेंथ एज 20 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 1 मिलीमीटर। यू हैव मेजर्ड द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस एज 90 सेकंड विद एन एरर ऑफ 1 सेकंड। एंड व्हाट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द एरर इन जी इफ दैट जी इज मेजर्ड यूजिंग दिस टू वैल्यूज यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज द क्वेश्चन क्लियर ध्यान एंड उर्वशी? Yes, sir. अब देखो एक बात और मैं बताता चलूं यहाँ पर कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया था कि 100 ऑसिलेशन का 90 है, तो फिर वो टाइम पीरियड में क्यों यूज कर रहे हैं। अब इसी बात को मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से आज फिर से आपको बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिक। यस सर। देखिए, n मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं आप, वेयर टी इज टाइम पीरियड। आप ऐसा समझो, पहले मैं एक एक बात बता देता हूँ। समीक्षा आप भी सुने, क्योंकि आपके स्कूल में भी ऐसे बोला गया था शायद। ये नंबर Yes, ऑफ sir. ऑसिलेशन कह लीजिए आप, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये टी का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन और वन ऑसिलेशन। और ये जो टी है दैट इज टोटल टाइम, दैट इज टोटल टाइम ऑफ कितना ऑसिलेशन? ऑफ 100 ऑसिलेशन। मान लीजिए या जितने भी ऑसिलेशन, टोटल टाइम ऑफ एन ऑसिलेशंस। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन कह लेते हैं इन जनरल। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल टाइम
को मैं लिख सकता हूँ n जितने ऑसिलेशन हुए मल्टीप्लाइड बाय एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। पहले हाँ ना बोलो भाई। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि टोटल टाइम इज 20 सेकेंड्स और 20 ऑसिलेशन हुए, मान लीजिए कि आपसे कह रहा है कि t की वैल्यू 20 सेकेंड्स है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन 1 सेकेंड है, तो n की वैल्यू 20 होगी या नहीं होगी बेटा, सोच के देखो। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 20। यार आना बोलना पड़ेगा। ऋषिक एंड समीक्षा, Yes, ध्यान एंड clear. उर्वशी। Yes, sir. मतलब टोटल टाइम कैन बी रिटन एज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू टी बाई एन, पता नहीं लिख भी सकते हैं या नहीं, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? No, No, sir. अब यहाँ देखिएगा मैं लॉग वॉक का कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो क्यों मैं करूं, है ना। लॉग वॉक का कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ कि टी में अगर एरर में लिख, मान लो कि डेल्टा टी है, मान लो एरर इन टी इज डेल्टा टी, मान लो, एंड एरर इन टी इज डेल्टा स्मॉल टी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि टी का फ्रैक्शनल एरर, ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल एरर को हम डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं और ये 1/n डेल्टा छोटा टी बाई टी लिख सकते हैं, हाँ या ना? सर आपने 1/n क्यों करा है? 1/n इसलिए किया है क्योंकि इस t को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t बाई स्मॉल n। नहीं आया? सर ये नहीं समझ आया। अरे तुम्हें नहीं आया? मुझे ये बताओ कि भाई ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया था? Yes, sir. भाई एक ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू टोटल टाइम। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ फिर से। कैपिटल टी को मैं, सॉरी, अगर मुझे टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम कितना गिवन है, 90 सेकेंड्स, ठीक है, कितने ऑसिलेशन का गिवन है, 100 ऑसिलेशन का, ठीक है, और तो ये टोटल टाइम है, 100 ऑसिलेशन का टोटल टाइम है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसे ही लिखोगे ना? नहीं समझे? ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो क्योंकि ये तो आज कर लेना। Clear है सर, ये तो clear। यही चीज तो मैंने ऐसे लिखा है बेटा, ये टोटल टाइम जो आपको गिवन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कितने ऑसिलेशंस हैं इस टोटल टाइम में उसको n कह दिया, और एक ऑसिलेशन के टाइम को मैंने कैपिटल टी कह दिया। तो कैपिटल टी को मैं स्मॉल टी बाई एन लिख दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या इसको इसी के साथ रहने दूं या ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैथमेटिकली क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप देखो ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कि लेट एरर इन टी इज डेल्टा टी, तो अगर मुझसे बोले फ्रैक्शनल एरर बताओ, टी का फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर ऑफ टी, फ्रैक्शनल एरर इन टी, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हो, एरर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। नहीं याद आया? याद करो, Yes, sir. डेल्टा जेड बाई जेड लिखते थे तो कहते थे ना फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वाई, लिखते थे या नहीं? तुम लोगों को समझना है भाई। अगर मुझे, अरे मेरे लाल, अगर मुझे मान लो कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई मेजर्ड वैल्यू आ रही है 20 प्लस माइनस ऑफ 0.002, तो ये एरर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसके मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? So 0.002/20. ऋषिक तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया शायद? नहीं सर। नहीं आया? फ्रैक्शन का क्या मतलब? अच्छा मुझे एक बात बताओ ऋषिक, छोड़ो इस बात को, मुझे एक बात बताओ ऋषिक, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे कहूं कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 यू गॉट 70 मार्क्स, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना होगा? 70/100। तो वही तो है,
कि इन द मेजरमेंट ऑफ 20 यू गॉट दिस एज एरर, तो फ्रैक्शनल एरर कितना होगा? यस सर। अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? हाँ सर, आ गया, अब तो आ गया। आ गया। तो फ्रैक्शनल एरर मान लेते हैं कि इसमें डेल्टा टी बाई टी। इसी तरह से मान लीजिए कि लेट एरर इन स्मॉल टी इज डेल्टा टी, तो फ्रैक्शनल एरर इसमें क्या लिखेंगे ऋषिक? फ्रैक्शनल एरर इन स्मॉल टी क्या लिखेंगे ऋषिक, तुम ही बोलोगे। डेल्टा टी बाई टी। बहुत बढ़िया साहब, डेल्टा टी बाई टी, यहां तक क्लैरिटी आ गई। ठीक है, तब मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये वाली वैल्यू, ये तो मैंने लिख दिया, अब यहां से एक छोटी सी बात और समझिए कि टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टी बाई एन, टोटल टाइम कितना गिवन है? टोटल टाइम गिवन है 90। सोच के देखो। ऑल्सो मैं ये कह सकता हूं कि टी बाई एन की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 100 डिवाइडेड बाय, नहीं टोटल टाइम 100 नहीं, 90 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं। प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्लीज टेल मी। Yes, sir. नहीं, सब नहीं बोल रहे, मजा नहीं आ रहा। यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो टी बाई एन की ये वैल्यू, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो टी बाई एन की जगह हम 90 बाई 100 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में क्या होगा? डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। एन तो एक प्योर नंबर है, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा टी बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सर ये इक्वल n को कैसे नीचे, होगा? हाँ, अब ठीक है सर। यस सर। यहाँ N, देखिए, सर वो एन नहीं इसको था। मैं फ्रैक्शन के, ठीक है अब समझ में आएगा। इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन डेल्टा टी बाई टी। अब सब बोलेंगे हाँ ना बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लैरिटी है? ठीक है, तो इस वैल्यू को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको आप फर्दर क्या लिख लें, बोलो? So values put करेंगे. वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये जो डेल्टा टी बाई टी है, दैट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई एन। दिस इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टोटल टाइम। और टोटल टाइम में जो एरर है वो कितना है? 1 है। और टोटल टाइम मेजर्ड कितना है? 90 है या नहीं है? यस सर है। क्लियर? एन क्या चीज है? एन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या आपके किसी भी प्योर नंबर में कोई एरर होता है? No, sir. एन क्या है? 100 ऑसिलेशन। तो 100 ऑसिलेशन इज अ फिक्स्ड नंबर, राइट? उसके मेजरमेंट में, उसके टाइम के मेजरमेंट में एरर होगा ना, बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हुए उसमें कोई एरर होगा क्या? नहीं आ रहा ऋषिक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि मैंने वेलोसिटी मेजर किया है, वेलोसिटी वेलोसिटी जो मेजर किया है उसमें वेलोसिटी मेजर हुई है हमारी 4 पाई, तो पाई में कोई एरर होगा क्या? नहीं सर। तो पाई में कोई एरर तो नहीं है, बिकॉज पाई इज अ प्योर नंबर। तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप ले लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन में हम कोई एरर कंसीडर नहीं करेंगे सर। और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो हम इसको फर्दर और मैं आपको लिख के बता देता हूं कि भाई एक बात याद रखिए कि डेल्टा टी बाई टी आपने क्या लिखा है? डेल्टा टी बाई टी आपने क्या लिखा है? 1 अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी बाई टी लिखा है ना सर? तो 1 अपॉन एन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 अपॉन एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। और अगर कोई प्योर नंबर है तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। नहीं आया यार? यस सर, आ गया ये प्योर वाला। ये प्योर वाला अगर आ गया तो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब एरर तो डेल्टा टी बाई टी ही में होगा ना, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको लिखूं या नहीं लिखूं क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हम सिंपली डेल्टा टी बाई टी को 1 अपॉन 90 कह सकते हैं या नहीं?
देखिए आप लोगों को समझना है, पहले एक बार अच्छे से पूरे स्टेप्स को देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगा। पहले देख, सर तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो स्फीयर वाला जैसे 4 पाई आर क्यूब था, उसी की तरह 4 पाई जैसे यहाँ पे 1/n हो गया तो हमने उसको हटा दिया है ना सर। हाँ भाई ये क्लियर हो गया अभी भी? अब आप लोगों को टाइम दे दिया सोचने और समझने का। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड Yes, sir. एवरीवन। ऋषिक Yes, जल्दी sir. बोलो। यस सर। ठीक है, ध्यान कुछ कुछ पल्ले पड़ गया कि टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी के बराबर 1/90 कैसे हो गया। ये मैंने बिना लॉग वॉग Yes, के sir. लेके समझाने की कोशिश किया है भाई, जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड हो सकता था विदाउट लॉग, उससे मैंने कोशिश किया है। तो मतलब मोर और लेस पूरी कहानी का मतलब ये हो गया कि डेल्टा टी बाई टी इज नथिंग बट 1/90। आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1/n यहाँ पर n क्यों नहीं लिखा, तो 1/n इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1/n इज नथिंग बट n रिप्रेजेंट्स अ नंबर। तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसमें कोई एरर नहीं मानेंगे हम, इसलिए सिंपली उसको 1/90 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा जो है मोर और लेस पूरी कहानी से ये मतलब पता चल गया सर कि एक्चुअली में डेल्टा टी बाई टी अगर हम देखें तो एक्चुअली में पूरी कहानी का मतलब ये है कि डेल्टा टी बाई टी इज नथिंग बट दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा टी बाई स्मॉल टी, and delta t by small t will be nothing but delta t by small t in this question is nothing but 1/90। सिंपल सा ये है। अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? इसके बाद सॉल्व करने का तरीका है कि आपको जी में एरर पूछा गया है, तो जी में एरर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो जी में एरर निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आप लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। यहाँ से देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा जो अभी मैंने तुम्हें बताया है। इसको मैं एल अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 4 पाई स्क्वायर। मुझे कोई बताएगा, आप चारों में से कोई बताएगा मुझे कि 4 और पाई में क्या एरर आएगा? सर नो एरर। Sir, no error. नो एरर, बिकॉज इट इज फिक्स्ड नंबर, तो इट विल नॉट हैव एनी एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब अल्टीमेटली जो आपको एरर जी में मिलेगा ना, वो एल और टी के एरर के कारण आपको जी में एरर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा जी बाई जी, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन जी, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ऑफ 2 डेल्टा टी बाई टी। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पावर वाला फॉर्म है। देखिए सर, पावर वाला फॉर्म है। यस सर क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यस सर। सर सबसे रिस्पांस मुझे चाहिए। ध्यान, इसको सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान, Yes, आपको sir. कुछ नहीं करना, फर्दर क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। मैं क्वेश्चन का पार्ट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो यू विल फाइंड इट इन योर एनसीईआरटी बुक। सर आंसर बताना है? नहीं, आंसर नहीं बताना है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। बस इतनी सी बात मैं बता दूं कि डेल्टा जी बाई जी निकाल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में उसने डेल्टा जी बाई जी नहीं पूछा है, उसने डेल्टा जी की वैल्यू पूछा है। इस बात को याद रखिएगा कि व्हाट दे हैव आस्क्ड इज डेल्टा जी, दे हैव आस्क्ड अस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बाई जी। ये डेल्टा जी बाई जी पूछा है। एक मिनट में देख लेता हूं, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी। ओके, दे हैव आस्क्ड द परसेंटेज, तो डेल्टा जी बाई जी पूछा है उसने परसेंटेज फॉर्म। तो डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल क्या लिखोगे? 1 मिलीमीटर है लेंथ में एरर, तो 1 मिलीमीटर को आप लिखोगे 0.1 डिवाइडेड बाय कितना मेजर किया है? 20। 1 20 मिलीमीटर
है ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि ऊपर यूनिट सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए। प्लस ऑफ 2 डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आपने देखा है पीछे 1/90, तो 1/90 इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा जी बाई जी निकल आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो परसेंटेज पता चल जाएगा, और आंसर परसेंटेज में गिवन होगा आपको। कर लोगे सब? सर जल्दी से बोलो, कर लोगे? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन। इरेज करूं? सर एक क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट था। हाँ पूछिए पूछिए। सर क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड बाय वेइंग बॉडी इन एयर एंड वाटर। If weight in air is 10 plus minus 0.1 Newton and weight in water is 5 plus minus 0.1 Newton, find maximum percentage error in relative density. Relative density is measured in air and water. Yes sir. पूरा पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ना। रिलेटिव डेंसिटी इज, Relative density of material is found by weighing the body in एक air मिनट, and रिलेटिव water. डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड, ओके, बाय वेइंग Body in air and water. ठीक है। परसेंटेज एरर बताना है, तो मतलब आपसे कहता है कि जब हमने इसको इरेज कर दो ना, अध्ययन इसको इरेज कर दो, इस बच्चे का एक डाउट है वो बता के फिर मैं आगे एक सवाल पे आता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 फुटक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि सर आपका जो वेट इन एयर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट इन फर्स्ट इन वाटर, सॉरी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर, इट्स वेट इन एयर। वेट इन एयर कितना बोला है हमसे? तो हमसे बोला है वेट इन एयर इज 5 प्लस माइनस ऑफ 10 plus minus 0.1 Newton. 10 plus minus ठीक है, 0.1 Newton. 10 प्लस माइनस ऑफ कितना, 0.1 0.1. न्यूटन, ठीक है। उसके बाद वेट इन वाटर है 5 plus minus 0.1 Newton. 5 प्लस माइनस ऑफ 0.1 न्यूटन, ये भी 1 न्यूटन। Yes एरर sir. दोनों में सेम है, ठीक है। Yes तो sir. हमसे कहता है रिलेटिव डेंसिटी का एरर बताओ। अब आपको ये वर्ड पहले तो टर्म याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो याद रखिएगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ये आप ऐसे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में सेकंड वॉल्यूम ऑफ द बुक में, बट फिर भी यहाँ पर अगर टर्म है रिलेटिव डेंसिटी तो मैं आपको बता दूं, वेट इन एयर ऑफ अ बॉडी टू द वेट इन द मीडियम, या लॉस इन वेट, बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, लॉस इन वेट, वेट लॉस in water, weight in air divided by weight loss in water is called as relative density। ठीक है, क्या मतलब है सर इसका? इसका क्या मतलब है, देखो हम किसी भी मटेरियल को अगर पानी में रख दें तो उस पानी में उसका वेट वही रहता है जो एयर में है, या वेट कम हो जाता है? तो कम होगा, बॉइंट फोर्स की वजह से कम हो जाएगा। जाहिर है कम होगा, बॉइंट फोर्स लगेगा तो वेट कम होगा। तो कितना वेट कम हुआ, तो दैट वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट इन वाटर, इसका जो रेशियो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। दैट रेशियो इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको वेट इन, हाँ बोलो सर, जो 9th में पढ़ी थी हमने रिलेटिव डेंसिटी, उसमें था कि वेट हाँ, ऑफ, वो भी फॉर्मूला है, बिल्कुल वो भी फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल या बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन वाटर, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, उसमें हाँ सर यही सर, यही बोलना चाह रहे होगे, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। डेंसिटी के टर्म्स में वो फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इन एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इन वाटर, ये याद रखना, ये भी रिलेटिव डेंसिटी है। बट यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी के लिए उसने डेंसिटी नहीं दिया, उसने क्या दिया ऋषिक? डेंसिटी गिवन है यहाँ पर या वेट गिवन है? वेट। दैट इज वाई हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? वेट वाला। समझ आया ऋषिक? तो चलिए पहले तो हम वेट लॉस निकाल लें। तो वेट लॉस, समीक्षा आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया? यस सर। ऋषिक ने जो बोला वो भी फॉर्मूला होता है, बट वो तब होता है जब रेशियो ऑफ डेंसिटी आपको पता हो, बट यहाँ पर डेंसिटी नहीं आपको पता है, वेट पता है। तो लॉस इन वेट कितना हो गया? 10 में से 5 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस ऑफ 0.2, क्योंकि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर तो ऐड ही होता है सर, ठीक है सर।
ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, एरर Yes, तो हमेशा ऐड होगा। अब इसको रिलेटिव डेंसिटी को लिख लो, तो कितना लिखोगे 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 5 प्लस माइनस ऑफ 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पर दो क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही है, दो क्वांटिटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है। अब दो क्वांटिटी यहाँ पर अगर डिवाइड हो रही है तो इसमें एरर कैसे निकाला जाएगा, तो एरर निकालने का तरीका क्या होगा, तो देखिए तरीका समझिए। कौन सी दो क्वांटिटी, एक है 10 डिवाइडेड बाय 5, इसके बाद आप लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ एरर इन 10, पर 10 में एरर कितना है, तो दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म कितना है जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 10 माइनस ऑफ 5 इज 5। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज द तरीका। मतलब अगर प्लस माइनस के फॉर्म में डिवीजन दे रखा है तो उस केस में आप ऐसे करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी का एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10/5 एज इट इज रहेगा, और ये जो दो क्वांटिटी आपस में वो डिवाइड हो रही है, तो दो क्वांटिटी अगर आपस में डिवाइड होती है तो क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर। देखिए दो क्वांटिटी अगर आपस में डिवाइड हो, मतलब x डिवाइड बाय y हो, तो क्या लिखते थे आप, फ्रैक्शनल एरर इन x अपॉन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन y अपॉन y, यही तो लिखते थे ना। yes, sir. तो वही लिखा हमने, फ्रैक्शनल एरर इन 1 divided by that quantity, fractional error in another divided by that quantity। बस इससे पहले ये वाला टर्म भी हम लिख देंगे। सर आपने वही करा z प्लस डेल्टा z बाय z। वही करा है, डेल्टा जेड बाई जेड वाला फॉर्म। ये पूरा मैंने आंसर एक साथ 0.2 लिख दिया। upon 5 आएगा ना, 0.2 upon सर 5. 0.2 अपॉन हाँ 5 जहाँ पर 0.2 है वहां 0.2 कर लीजिए। थैंक यू, दिस विल बी 0.2 राइट। मेथड क्लियर है? सर 100 से इसलिए करेगी परसेंटेज एरर निकालना है। हाँ, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये पूरा एक साथ नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हो आप। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई इस केस में बेसिकली क्या है कि ये इसका एरर है, इस वाले में इतना एरर है, इस वाले में इतना एरर है। तो हमें मालूम है भाई डेल्टा जेड बाई जेड होता क्या है, तो डेल्टा जेड बाई जेड होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये निकालेंगे। अगर मुझे सिर्फ डेल्टा जेड चाहिए तो क्या करेंगे, जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड, जेड को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का डिवीजन, तो 10/5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई ये जो भी आया हो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाई एक्स मतलब 0.1 जो आपने मुझे बोला था डिवाइड बाई 10 प्लस ऑफ 0.2 डिवाइड बाई 5। ये आ गया सिर्फ डेल्टा जेड। तो आप पूरा फैक्टर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड। अब जेड फिर से हम क्या लिखेंगे 10/5, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ ये पूरी वैल्यू 10/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस ऑफ 0.2 डिवाइड बाई 5। आई होप सबको आ रहा हो, नहीं आए तो प्लीज पूछिए। इज इक्वल टू 10/5 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ जो भी आ जाए इससे। समझे या नहीं? ये सर तब होगा ना जब परसेंटेज नहीं पूछा होगा, फाइनल वो पूछा अगर होगा। परसेंटेज नहीं पूछा हो तो, लेकिन अगर परसेंटेज पूछा है तो फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। बस यही जो किया है आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उस केस में सिर्फ डेल्टा जेड बाई जेड चाहिए होगा। यहां पर हमसे क्या पूछा था बेटा, परसेंटेज पूछा था। समझ रहे हो? Yes, sir. नहीं नहीं, तुम लोग कंफ्यूजन मत। क्लियर है सर? ध्यान, ध्यान, समझ आया था ये वाला या नहीं? यस सर। डिवीजन होगा तो क्या करेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड। मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, क्या लिखिएगा, फ्रैक्शन 0.1 बाई वाला। 10 हाँ प्लस 0.2 डिवाइड बाई 5, ये आ गया डेल्टा जेड बाई जेड। तो आप परसेंटेज अगर चाहिए हमें, पूरी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे हम, पूरी क्वांटिटी में लिखेंगे जो क्वांटिटी है प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है हमारा, क्वांटिटी कितनी है, जेड प्लस माइनस ऑफ परसेंटेज एरर इन जेड चाहिए मुझे, तो इनटू 100 करेंगे इसको। बस ये किया है हमने। जेड की जगह क्या लिख दीजिएगा 10/5 प्लस माइनस ऑफ ये जो क्वांटिटी आई 0.1/10 प्लस ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100। अब जिस तरीके से चाहे वैसे समझ लें। डन? आगे बकूं या कोई डाउट है तो पूछें। क्लियर है सर? क्लियर है बेटा? जिसका डाउट था ये उसको क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ सकता हूँ। अपना क्वेश्चन मतलब बेसिकली वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो, मजा आता है डाउट बताने में से। तो है किसी को और कोई डाउट? नहीं है? चल अब देखो, एक पहले मैं डेरिवेशन सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो डायरेक्ट रिजल्ट गिवन है यूज करने को। लेकिन आप प्यारे बच्चे हैं, आप में सिखाने का मन करता है, इसलिए मैं आपको पहले वो रिजल्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं उसको क्वेश्चन में यूज करूंगा। 2 क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा, एक तो एनसीईआरटी से है और एक मैं अपने दिमाग से कुछ भी बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप समझें। सर अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, देखिएगा सर, 1/x + 1/y = 1/z। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, सर ऐसी कोई इक्वेशन आपने कभी देखा है क्या? आपने 10th में ऐसी 2 इक्वेशन देखा होगा। आपको मैं याद दिलाऊं तो 1/r equivalent = 1/r1 + 1/r2, कभी देखा है ये 10th में? Yes, sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसी तरह से ऐसा एक बार और देखा आपने इस फॉर्म का इक्वेशन, 1/u + 1/v = 1/f, कभी देखा है? यस सर। Yes, sir. कहां पर? द लाइट चैप्टर। लाइट Focal वाला length, चैप्टर है ना, ये फोकल लेंथ, ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये जो इक्वेशंस हैं, या तो आप लेंस वाले केस में 1/v - 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, ये सब आपका मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रेजिस्टेंस वाला फार्मूला, इन सब में अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, किसी भी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ऐड होता है। इस केस में अगर आपसे एरर पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द एरर, तो इसमें एरर कैसे निकलेगा? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरर? इसमें एरर कैसे निकाला जाएगा? तो इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें एरर कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो आप देखिएगा जरा सा, ये एक इक्वेशन मान लीजिए, इसको एरर के साथ लिखिए तो 1/x ± of Δx लिखेंगे, आप ध्यान, प्लस ऑफ 1/y ± of Δy लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/z ± of Δz लिखेंगे। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस सर। सबको क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम x कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 1 ± of Δx/x। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, y कॉमन ले लें, 1 ± of Δy/y। जिसको नहीं समझ में आए प्लीज पूछो। 1/z कॉमन ले लें, 1 ± of Δz/z ऐसे लिख सकते हैं। सर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको देखिएगा प्लीज। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ± of Δx/x to the power -1 प्लस ऑफ 1/y, इसको ऊपर ले जाके लिख दूं 1 ± of Δy/y to the power -1, इसको 1/z एज इट इज, 1 ± of Δz/z to the power -1। यार तुम्हारे तोते उड़ गए, आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया, मैं ज्यादा तेज बोल गया। क्या यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. एकदम फटाफट सर, फटाफट, बिकॉज बच्चों वाली बात है, फिर से जो आप कर चुके हो वही चीज दोबारा हो रही है। पावर -1 बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. बाइनोमियल अप्लाई कर लो, Yes, 1 ± sir. of Δx/x प्लस ऑफ 1/y into 1 ± of Δy/y is equal to 1/z 1 ± of Δz/z। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। यहां तक नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ता हूं। किसी को भी कोई दिक्कत हो प्लीज सर पूछे। कर लिया। कर लिया, बहुत बढ़िया सर, सबने कर लिया। अब यहाँ के बाद देखो, इस वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर इसी वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करके लिखो, है ना? चलो करके देखते हैं। यहां पर दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। भाई इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके लिखूं, क्या लिखूंगा, 1/x ± of Δx/x²। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, 1/y ± of Δy/y²। इसी तरह से राइट साइड पे मल्टीप्लीकेशन करो, 1/z ± of 1/Δz/z²। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला सीख रहा हूँ? क्लियर है सर। क्लियर है? Yes, कोई sir, रॉकेट साइंस clear. नहीं है। Yes, sir, एक clear. एक स्टेप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस केस में मैं 1/x + 1/y को एक साथ रख दूं और इन दोनों में प्लस माइनस कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं Δx/x² प्लस ऑफ Δy/y²। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/z प्लस माइनस Δz/z²। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं
तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। यस सर। 1/x प्लस 1/y को 1/z लिख सकते हो, है ना, और उसको अगर आप 1/z लिख दोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा? तो फाइनली प्लस आपका माइनस रिजल्ट भी यहाँ से देख cancel लीजिए, प्लस माइनस भी कैंसिल होगा। वेरी गुड। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा z बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा y बाई वाई स्क्वायर। मतलब अगर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z के फॉर्म की कोई इक्वेशन हो तो उसका आपके जो एरर होगा that would be written as fractional error in z square is equal to fractional error in x square plus fractional error in y square. So this is the rule by which you can find the error in this kind of equation. Reciprocal का अगर सम लेंगे तो ये रूल है उसमें एरर निकालने का। आप नोट करिए, अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ। सर जी सर इसको डिफरेंशिएशन वगैरह से भी कर सकते हैं ना, वो dr बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं लोग। एक्चुअली मैं इसको मैक्सिमम 90 मोर देन 90% जगहों पे आप देखोगे दोनों तरफ लॉग लिया जाता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट लाते हैं। बिल्कुल, बट मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने अपने बच्चों को डिफरेंशिएशन सिखाया ही नहीं भाई, तो मैं क्यों करूं डिफरेंशिएशन लगा दूं? उससे तो मैं ही समझूंगा, बाकी तो समझेंगे नहीं। सर तो ये इसलिए आई हैव टेकन द इजीएस्ट वे जिसमें बिना डिफरेंशिएशन बिना लॉग लगाए मेरे बच्चों को ये बात समझ आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ये नोट करिए, मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई z आपसे पूछ ले तो z यहाँ से, ये आपको पता है इस इक्वेशन से z ला सकते हैं, इस इक्वेशन से z निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप? 1/z को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई एक्स प्लस ऑफ वाई, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये z आप ला सकते हैं। डेल्टा z सिर्फ निकालना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर। और z की वैल्यू क्या रखेंगे? तो ये वाली z की वैल्यू यहां रख दीजिए। नोट करिए, मैं क्वेश्चन पे आऊं। सर ये आपने सर z की कैसे वैल्यू निकाली सर? कुछ नहीं किया, ये तो हमने इक्वेशन लिखा ही है ना, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अच्छा सर, फिर आपने उसका एलसीएम ले लिया? बिल्कुल, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम एक्स वाई आएगा, यस सर। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके सर। सर मैं 1 मिनट पानी पी के आऊं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा शायद। यस सर, कर लिया। Yes, ठीक sir. है, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन में एक्चुअली में दो पार्ट है। सीरीज में भी उसने एरर पूछा है और पैरेलल में भी पूछा है। सीरीज वाला तो बच्चों वाला है। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि दो रजिस्टर, अब मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला डेटा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है मान लो कि R1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ऑफ 0.2 ohm. This is the resistance of one resistor, and another resistor is 10 मान लो 20 प्लस माइनस ऑफ 0.2 या 0.1 ohm. This is the second resistor. आपसे कहता है कि these two resistors are connected in series and in parallel individually. मतलब इन दोनों रेजिस्टर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया एक बार और फिर एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। तो आपको सिंपली बताना है कि व्हाट विल बी द एरर, फाइंड द एरर इन R equivalent, R equivalent समझते हो, in equivalent resistance if R1 and R2 are connected in, पहला केस सीरीज और दूसरा केस पैरेलल। बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई? Yes, sir. आपको R इक्विवेलेंट में एरर निकालना है और कब, कैसे कैसे? सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है अध्ययन R इक्विवेलेंट का, वो होता है R1 प्लस ऑफ R2,
और पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? तो मुझे बताओ, क्या सीरीज का कोई रॉकेट साइंस है? सीरीज में आप क्या करेंगे? r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस ऑफ r2। सर उसमें तो तो सीरीज के लिए तो जी सर उसमें तो सीधा एरर्स ऐड कर देंगे ना। सिंपल सिंपल 30 प्लस माइनस ऑफ Fractional 0.3 errors. ये तो बच्चों वाली बात हो गई, खत्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट केस है हमारा पैरेलल का। तो मेन मुझे ये सिखाना था, उसके लिए मैंने ये काम किया। अब एनसीईआरटी बुक आप खोल के देख लेना, आपको दिख जाएगा कि उसमें ना इतना लिखने के बाद पैरेलल के केस में एनसीईआरटी ने साथ में ये भी लिखा है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। उसका कोई प्रूफ नहीं किया हुआ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बस ये इक्वेशन लिखी हुई है, जिसको कुछ लोग लॉग से रिजल्ट बताते हैं और मैंने आपको बिना लॉग के समझाया। तो वो सिर्फ इसलिए ड्राइव कराया मैंने ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है वहां पर। आई बात समझ? क्लियर? तो सर पैरेलल यस में सर, अगर यस मुझे सर। लिखना हो, एरर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सीधा सीधा लिख दो इन पैरेलल। पैरेलल में आपको एरर के लिए आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो आप लिखेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ये लिख देंगे सर, आप लिख दीजिए, खत्म। अब क्वेश्चन अराइजेस के अध्ययन आर इक्विवेलेंट कहां से आएगा? तो ये इक्वेशन है, इससे आप आर सर इक्विवेलेंट लिखिए। सीरीज से। यहां से आएगा, यहां से। ये वाला नहीं, ये तो सीरीज के ओके लिए सर, एप्लीकेबल था। अभी तो हम पैरेलल की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो आर इक्विवेलेंट ठीक है यहां सर। से अध्ययन भाई आएगा r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ठीक है, उसको उठा के वहां रख दो। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू व्हाट? अच्छा, इससे हम वैल्यू पहले सॉल्व करके लिख देते हैं। r1 कितना है बेटा? 10। r2 कितना है? 20। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 ने 0 को 0 मार दिया, तो ये कितना आ गया? 20/3। तो यहां पर लिख दीजिए 20/3 का स्क्वायर 20/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा r1 दैट इज error in this r1 that is 0.2 divided by 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मैं सिंपलीफिकेशन नहीं कर रहा, क्या कर लोगे? मेथड क्लियर है, समझ आया है? प्लीज बताओ। Yes, sir. सबको क्लियर है? देख लीजिए भाई, हर बच्चा देख ले। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा करा देता हूँ। 0.1 आ गया सर। ठीक है, जितना भी आ जाए वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी कुछ रैंडम डेटा लिया है तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा डेटा में। तो अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड। हो गया ये? एक और ऐसा क्वेश्चन ले लूं? यस सर। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया तो एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूं। मैं इरेज कर रहा हूं अध्ययन इसको। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का। ये v इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लीजिए 20 प्लस माइनस ऑफ 0.2। मान लीजिए इसको मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूं। अब ये v क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। v इज इमेज डिस्टेंस। v यहां पर वेलोसिटी नहीं है। v क्या चीज है? इमेज डिस्टेंस है। मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस होता है ना, ये इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कुछ 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1। मुझे नहीं पता कि ये सटीक अच्छा डेटा है या नहीं है, बट कुछ भी है, ये है बस। यू क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने फोकल लेंथ मेजर किया है और आपको यू डोंट हैव टू यूज एनी साइन कन्वेंशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ आपको बोला जा रहा है, फोकल लेंथ आपसे बोला गया 4 प्लस माइनस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि फाइंड, नहीं फोकल लेंथ नहीं बोला गया, सॉरी फोकल लेंथ नहीं बोला गया, फाइंड एरर इन फोकल लेंथ, यही सवाल है आपका। फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ, मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर using mirror formula which is
1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. सर ये लेंस आपका मिरर फॉर्मूला। v माइनस 1 बाई u जाता ना बस। हाँ, लेंस में माइनस आ जाता है इन बिटवीन, लेंस में ये 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f हो जाता है, और मिरर में इट इज 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। क्वेश्चन समझ आया? मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है या नहीं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सेम पैटर्न का है। तो जब भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप सिंपली आप इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे साहब डेल्टा एफ अपॉन एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है एरर निकालने का इस केस में। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा यू बाई यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना? तो मल्टीप्लाइड बाई एफ स्क्वायर। अब एफ कहां से निकालेंगे अध्ययन? तो एफ कहां से निकालेंगे? तो ये इस वाले वाले इक्वेशन से निकालेंगे, इसको यूज कर मिरर लेंगे, है ना? फॉर्मूला से। बिल्कुल सही बात। तो 1 अपॉन एफ को क्या लिख सकते हैं? यू बी, यू वी, ये हो गया v प्लस ऑफ यू, तो f इज नथिंग बट यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। ठीक है, तो डेल्टा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा वी दैट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस विच इज 0.2 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर multiplied by f squared, and f is nothing but uv upon u plus v, तो u 20 multiplied by 10 divided by 20 plus of 10 का स्क्वायर। अब बताओ इस फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अब आपसे? यस या कोई सर। Yes, कष्ट? हो जाएंगे, सीधी सी बात है। बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी रेसिप्रोकल का फॉर्मेट होगा तो हम उसको इस तरह से, ये फॉर्मूला होता है और ये लगा के अपन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। देख लीजिए, हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व बाद में करना आराम से फुर्सत में बैठ के। yes, sir. Okay. हो गया, आई होप सबसे हो गया ये। चलिए, तो यहाँ पर एरर के मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, जितने फॉर्मूलाज पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस तो खुद करेंगे, यू विल गेट असाइनमेंट और यू मे हैव गॉट ऑलरेडी, यू मे हैव गॉट द असाइनमेंट। तो सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर असाइनमेंट, सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर बुक दैट यू हैव विथ यू, राइट, एंड आस्क योर डाउट्स। सॉल्व करिए, डाउट्स पूछिए, अब यही करना है, बिकॉज फॉर्मूला वाइज हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने चीजों को देख लिया है। अब हम एक दो और डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं जो मैंने पहले नहीं किया है। पहले जो चीजें मैंने डिफाइन नहीं करी हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं पहले। उसके बाद जो इसमें एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा दो, वो है एक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो आज दो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं जो मैंने इससे पहले आपको डिफाइन नहीं किया है। कुछ लोग पहले डिफाइन कर देते हैं, मैं बाद में करता हूं, बस ये अपनी जगह बात। एक्यूरेसी एक चीज है जो यूज होती है, इसका नाम है एक्यूरेसी। और दूसरी चीज जो यूज होती सर अभी है आपने सर आपको, क्या बताया सर? मैंने कुछ भी नहीं बताया बेटा, मैंने सिंपली ये बोला कि हमने इस चैप्टर को, एरर वाला जो पोर्शन है, एरर एनालिसिस, वी हैव कंप्लीटेड दैट। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट दैट यू विल गेट फ्रॉम आवर साइड and from the books that you have, whether it be NCERT or some other reference book, whichever book you like to solve, you can use that book, question solve करिए, and wherever you get the doubt you ask it, है ना, you clear your doubts from me, right? तो अब मैं दो और चीजें डिफाइन कर देता हूं इस चैप्टर में, जो कई बार आपको ये टर्म यूज हो जाता है। जैसे आपने देखा था पेंडुलम वाले क्वेश्चन में ये वाला टर्म यूज हुआ था। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रिसिशन? किसी को आइडिया है? Rishik and Samiksha or Urvashi or Adyan, out of all four of you, anyone has idea of what is accuracy? Yes sir. Yes, kindly go ahead. Can you share your idea with us? Sir, accuracy is the answer which is closest to the actual true value. Which is sir more correct sir, which is nearest to the true value. ठीक है, that is more than enough.
Yes, sir. दिस आइडिया इज मोर देन एनफ। सिंपल सी बात है, देखो इस टर्म एक्यूरेसी समझना तो बहुत आसान सी बात है। एक्यूरेसी का बेसिक मतलब होता है हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, या हाउ क्लोज इज योर मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्यूरेसी। मतलब आप जितना क्लोज है टू दैट ऑफ योर ट्रू वैल्यू, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग अप टू इट्स एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। आप किसी भी क्वांटिटी को उसके एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के बराबर मेजर तो नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन कि यू कैन नॉट मेजर अ क्वांटिटी exactly equal to its true value, but your measurement can be very much close to the true value. ठीक है, तो more closer you are to the true value of a quantity, more would be your accuracy. और आप जनरल डेली लाइफ में भी आप ये वर्ड यूज करते हैं, अगर आपको पता हो तो। जनरल डेली लाइफ में आप ये टर्म यूज करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। नहीं, प्रिसीशन नहीं यूज करते, एक्यूरेसी यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार वो बंदा बहुत एक्यूरेट है, एकदम सटीक निशाना लगाता है। हाँ भाई अध्ययन, एकदम कहते हैं ना कि भाई वो बॉलर बहुत अच्छा है, एकदम Yes, sir. विकेट्स पे एकदम एक्यूरेट फेंकता है। तो एक्यूरेसी का बेसिक मतलब यही होता है कि हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एक्यूरेसी। हमें समझना है मेन प्रिसीशन को। एक्यूरेसी का मतलब सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बेसिकली ये क्या रिफर करता है? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ measured value with the true value. ठीक है, more close you are with the true value, more will be your accuracy. ठीक, अब दूसरी बात सुनिए, प्रिसीशन। इसको ठीक से समझना। प्रिसीशन का बेसिक मतलब होता है, इसको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। प्रिसीशन का मतलब होता है कि कितना इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट आपने किया है। मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, कितना इंफॉर्मेटिव है वो। मोर इंफॉर्मेटिव इज योर मेजरमेंट, मोर प्रिसाइज विल बी योर मेजरमेंट। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम योर मेजरमेंट, उतना ज्यादा उसकी प्रिसिशन कहलाएगी। याद रखो, प्रिसाइज्ड का कोई लेना देना एक्यूरेट से नहीं है। इसका मतलब इफ अ मेजरमेंट इज प्रिसाइज, it doesn't means that it should be accurate, or if the measurement is accurate, it doesn't mean it will be precise. बात समझो, these two terms has got nothing to do with each other. ठीक है, a quantity can be accurate but it cannot be precise, or a quantity is precise but it is not accurate, और ये भी पॉसिबल है कि वो एक्यूरेट भी और प्रेसाइज भी हो, है ना। पहले इस बात को समझो, एक्यूरेसी मतलब कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट है आपका। पहले इस बात को समझो, उसके बाद मैं एक्चुअल डेफिनेशन समझा दूंगा। जैसे मान लो किसी ने आपसे, मान लीजिए आपकी एज पूछा, मान लीजिए अध्ययन से किसी ने उसकी एज पूछा। अध्ययन ने बोला कि मेरी एज 16 इयर्स है। ठीक है, उस बंदे को इस बात से मतलब नहीं है कि भाई आपका कितना महीना कितना दिन, उसको ईयर से मतलब था। उसने ईयर सुना, खुश हो गया, 16 इयर्स। दूसरे बंदे ने ऋषिक से एज पूछा, उसी बंदे ने। ऋषिक ने बोला कि मेरी एज 16 इयर्स 4 मंथ 3 डेज है। कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, अध्ययन या ऋषिक? हु इज मोर इंफॉर्मेटिव? अध्ययन ने सिर्फ ईयर्स बताया, बट ऋषिक क्या बता रहा है कि भाई मेरा 16 इयर्स 4 मंथ 3 डेज है। तो कौन सा वाला एज ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? अरे सर ऋषिक वाला। ऋषिक वाला। भाई क्या हो गया बच्चों, ऋषिक वाला Yes, ज्यादा sir. इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वो डे मंथ भी बता रहा है और डे भी बता रहा है। नहीं बताता तो सामने वाले को उससे मतलब भी नहीं है कि उसका मंथ और डे कितना है। सामने वाले को उस बात से कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी इस बात को समझिए कि ऋषिक ने अगर ये बताया तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया ना उसने। अब मान लो कोई एक और बच्चा है, एक्स बच्चा, उसने अपना एज बोला 16 इयर्स 4 मंथ 3 डेज 15 आवर्स 20 मिनट 10 सेकेंड्स। कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव?
ये बच्चा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती जाएगी उसका प्रिसीशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब बेसिकली इंफॉर्मेटिव ही कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इंफॉर्मेटिव, ये तो अपन समझने के लिए यूज कर रहे हैं इस बात को, बट टेक्निकली हम क्या कहते हैं? टेक्निकली हम ये कहते हैं कि जितना छोटे से छोटा वैल्यू आप मेजर कर पाओगे विथ एन इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दे दूं और उससे कहूं कि मैं मेजर करो, तो जितना छोटे से छोटे लिमिट तक आप जा सकते हो, मतलब डेसिमल के बाद जितने ज्यादा से ज्यादा डिजिट तक आप मेजरमेंट कर सकते हो, वो मेजरमेंट उतना ज्यादा प्रेसाइज होगा और वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा प्रेसाइज होगा। नहीं आया? Sir, आ गया. प्रेसिशन का मतलब समझ में आया? मतलब जितना ग्रेटर योर काउंट वुड बी आफ्टर द डेसिमल, मोर प्रेसाइज योर मेजरमेंट वुड बी। ठीक है? नहीं आया? जैसे But sir, with जितना this, छोटे से छोटे, हाँ बोलो। इससे तो हम लोग ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज हो रहे हैं. नहीं, इट मे और मे नॉट बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो। मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा, मैंने बोला था ना प्रिसीशन और एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, ये बिल्कुल जरूर, मतलब दोनों एक दूसरे का कोई लेना देना हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जितने छोटे से छोटा अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और वो मेजरमेंट एक्यूरेट आ रही है और साथ साथ प्रिसाइज भी, इसका मतलब है कि हम बहुत ट्रू वैल्यू के क्लोज जा रहे हैं। हाँ, उस केस में हम कह सकते हैं। ठीक है, बट ये याद जरूर रखना कि अगर कोई चीज प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगी, जरूरी नहीं है। नहीं समझे? सर समझ आ गया. अगर कोई चीज एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है तो इसका मतलब है कि हम उसमें बहुत छोटे से छोटे वैल्यू तक गए। ऋषिक बोलना पड़ेगा भाई। ये सर जरूरी नहीं है कि जो एक्यूरेट हो प्रिसाइज हो, और जो प्रिसाइज हो हाँ, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी एग्जांपल लूंगा मैं, इस बात पे मैं एग्जांपल लूंगा। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। इट रिफर्स टू द लिमिट और resolution to which the quantity is measured, or resolution to which a quantity is measured। पहले ये बात सबको समझ में आ गई है? पहले ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ गया एक्यूरेसी का क्या मतलब है, प्रिसिशन का क्या मतलब। प्रिसिशन का मतलब है कि आप जितना छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ, आगे आएगा लीस्ट काउंट, ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम, बट इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में कहूँ तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा छोटे से छोटे वैल्यू को भी मेजर कर रहा है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मतलब एक सर्टेन वैल्यू तक मेजर कर सकता है, ज्यादा छोटे पे मेजरमेंट नहीं कर पाता, वो उतना कम प्रिसाइज है। तो बेसिकली प्रिसिशन का लेना देना लिमिट्स के साथ है या रिजोल्यूशन के साथ है, अप टू विच यू कैन मेजर अ क्वांटिटी। लिमिट या रिजोल्यूशन का मतलब है कितने छोटे से छोटे वैल्यू तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लिमिट और रिजोल्यूशन ऑफ अ, ठीक है, क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब मेरा एग्जांपल सुनिएगा। अगर मैं कहूं एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, दो बच्चे हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। इस बालक ने एक मेजरमेंट किया और मान लो कि ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, मैं पहले ही लिख देता हूं, ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी है 2.34। ये आपको गिवन है, मान लीजिए 2.34 ये किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू आपको गिवन है 2.34। अगर आप ध्यान से देखें तो बालक ए ने कोई मेजरमेंट किया और बालक ए ने मेजरमेंट किया और उसका जो मेजरमेंट आया वो मेजरमेंट आया 2.32, ये मेजरमेंट आया। ठीक है, बालक बी ने मेजरमेंट किया और इसका जो मेजरमेंट आया वो 2426 ऐसा आया। अब मैं आपसे पूछूं ए और बी में से आउट ऑफ ए एंड बी हु इज मोर एक्यूरेट, तो आप क्या कहेंगे? So A. A is more accurate without any doubt, because जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 2.34 और उसके जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज 2.32। तो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? आप ध्यान, हु इज मोर एक्यूरेट, जिसका रिजल्ट ज्यादा क्लोज होगा टू दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू वो मोर एक्यूरेट होगा। तो ए इज मोर एक्यूरेट।
बट अगर मैं बी की बात करूं तो बी इज मोर एक्यूरेट और ए इज मोर एक्यूरेट। The बी A कैसा is है सर? more ए ज्यादा एक्यूरेट है, बी तो कम एक्यूरेट है ना इन कंपैरिजन टू ए। ऋषिक, बी कम एक्यूरेट है या नहीं? बी की एक्यूरेसी कम है या नहीं है? यस सर कम है बट वो ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज ज्यादा है, प्रिसाइज ज्यादा है, क्योंकि वो कहां तक गया है? डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक गया है वो, और छोटे से छोटे पे गया है उसका मेजरमेंट। बट ये डेसिमल के बाद सिर्फ सर 2 अगर सर प्लेसेस हम तक राउंड जाएगा। ऑफ राउंड ऑफ इज अ कर डिफरेंट दें थिंग, ठीक है, वो राउंड ऑफ कर ये लें, वो अब सर, राउंड ऑफ हम करते तो हैं टू फिर सर ये सेटिस्फाई द 2.2 हाँ, मतलब देखो, राउंड ऑफ जो व्हाट वी डू, द राउंडिंग ऑफ इज डन टू सेटिस्फाई। राउंडिंग ऑफ हम क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द सिग्निफिकेंट फिगर रूल। वो तो एक अलग बात है, वो तो राउंड ऑफ हम कर लें तो वो एक अलग चीज है। तब भी अगर हम उस राउंड ऑफ के हिसाब से भी अगर मान लो कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर रखेंगे, तब भी ये रिजल्ट 2.24 आएगा, which is not as accurate as the measurement of A. Is it clear, अध्यान? यस सर। बट हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल कि प्रिसिशन की बात। तो अभी राउंड ऑफ को भूलिए और ये समझिए कि हम कितने छोटे से छोटे लिमिट तक मेजर कर पा रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को। जैसे मान लो कि मैंने बोला 1 किलोमीटर 20 मीटर 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये ऐसे मेजरमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा जो मेजरमेंट हुआ है उसमें 1 किलोमीटर 20 मीटर 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मेजर्ड हुआ है क्वांटिटी। ठीक है, वो एक अलग बात है, राउंड ऑफ वाउंड ऑफ एक अलग चीज है। तो हम इसमें ज्यादा छोटे से छोटे वैल्यू तक गए। अगर कोई और बंदा मेजर करे 1 किलोमीटर 20 मीटर 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर और उसके बाद वो आगे फर्दर मेजर करे 10 माइक्रोमीटर, तो इसकी प्रेसिशन और ज्यादा है। क्लियर? तो प्रेसिशन का लेना देना इस बात से है कि आप कितने, अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस योर इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अ क्वांटिटी और यू आर मेजरिंग अ क्वांटिटी। Your precise quantity may be accurate or may not be accurate. Similarly, your accurate quantity may be precise, may not be precise. Accuracy has nothing to do with the precision. Precision has nothing to do with the accuracy. Clarity है? Yes, Yes, sir. sir. बट यस, प्रेसिशन आपको अलाउ करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो प्रेसिशन आपको अलाउ करता है टू रीच मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। अगर मान लो कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, तो इसका मतलब है कि इट विल अलाउ यू टू रीच टू द मोर लिमिट ऑफ द मेजरमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्लोज टू द मेजरमेंट आप पहुंच सके, इस बात को अलाउ करेगा एक प्रिसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। नहीं आया? जैसे जैसे नहीं समझ में आया, ये आखिरी बात समझ गया मैं कि आप लोगों को नहीं आया। जैसे सर मान लो, एक बात सुनो सर, सुन रहे हो? यस सर। Yes, sir. सुनना सर, मैं एक एग्जांपल ले, ये 2 क्लॉक है, क्लॉक ए क्लॉक बी, ठीक है, या क्लॉक मत लो, आप 2 स्केल ले लो, ज्यादा बेहतर है, क्लॉक में फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ये एक स्केल है, स्केल 1, और ये दूसरा स्केल है हमारे पास, लेट्स से दिस ब्लू स्केल, दिस इज स्केल नंबर 2। एक ब्लू स्केल, एक रेड स्केल, एज यू कैन सी। सर आपसे ये बोला जा रहा है कि किसी भी क्वांटिटी को हमने मेजर किया, उसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट या 2 मीटर, या उसकी ट्रू वैल्यू आ रही है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, नहीं ऐसे ले लेते हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, मेरे पास 2 स्केल है, स्केल ए स्केल बी। मान लो ये स्केल मिनिमम लेंथ मेजर करता है अप टू सेंटीमीटर्स, मतलब इसमें लेंथ मिनिमम जो मेजर कर सकते हैं वो किस में मेजर कर सकते हैं? मिनिमम सेंटीमीटर तक, मतलब मिनिमम लेंथ ये मेजर करता है 1 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ मिनिमम मेजर करता है एल मिनिमम, वो 1 मिलीमीटर को मेजर करता है। क्लियर? Yes, sir. सर Yes, बोलो ना, sir. ठीक है।
इससे लेंथ मेजर होगा तो कहां तक हम मेजर कर सकते हैं? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर पाएंगे अगर कर पा रहे हैं। Yes, sir. इससे अगर हम मेजर करेंगे तो कहां तक मेजर करेंगे? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर तक, मिलीमीटर तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम इसमें मिलीमीटर तक जा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये ज्यादा अलाउ कर रहा है हमें ट्रू वैल्यू के पास जाने का, और ये उसके कंपैरिजन में ये हमें कम अलाउ कर रहा है क्योंकि सेंटीमीटर के बाद मेजर ही नहीं कर रहा है। तो कौन ज्यादा करीब ले जा रहा है हमें ट्रू वैल्यू से? तो जो मेजरिंग डिवाइस ज्यादा प्रेसाइज है वो ज्यादा Sir, B. करीब ले जा रहा है, बी ज्यादा पास ले जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोर इज द प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट यू आर हैविंग, मोर चांसेस ऑफ योर मेजरमेंट इज टू बिकम ट्रू। नहीं, यही बात समझ में? सर इसमें एक्यूरेट भी तो वही वाला होगा ना, बी वाला? हाँ, इस केस में अगर इफ यू हैव इंस्ट्रूमेंट तो ज्यादा एक्यूरेसी किसके पास होगी? जो ज्यादा प्रेसाइज है। बट मेजर्ड वैल्यू में नहीं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में बात करें तो मेजर्ड वैल्यू तो आपकी ये हो सकती है कि भाई आपने जो मेजर किया उसमें आपकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन अलग अलग हो जाए, वो एक अलग बात है। बट ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए आपको कौन अलाउ करेगा? जिसका प्रिसिशन ज्यादा होगा। Yes, sir. समझ आई बात? इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में अगर बात करें, अभी भी हजम हुआ या नहीं हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। Yes, sir. प्रिसाइज मतलब जितना कम से कम आप जा सकते हैं, दैट इज प्रिसिशन। एक्यूरेट मतलब जितना आप क्लोज आ रहे हैं टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्यूरेट। तो भाई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्लोज ले जा पाएगा हमें ट्रू वैल्यू से। जैसे यहाँ पर स्केल ए वो कम प्रिसाइज है तो वो ज्यादा करीब थोड़ी ले गया हमें ट्रू वैल्यू के, बट बी वाला जो स्केल है वो मिलीमीटर तक जा रहा है तो वो ज्यादा करीब ले जा रहा है हमें ट्रू वैल्यू के। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मीटर 20 ठीक है। सेंटीमीटर ही होती ट्रू वैल्यू, तो भी सर वो ज्यादा हमें पास ले जाता बी। हाँ, तब भी वो ज्यादा पास तक जा सकता था। देखो वैसे तो आपने लेंथ 20 सेंटीमीटर तक मान लिया ना, बट अगर उससे ज्यादा होता तो वो ज्यादा पास ले जाता। तो पास ले जाने की एबिलिटी और किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है। मतलब अगर उससे छोटा भी होता तो और कौन मेजर कर सकता था उसको? बी सर। बी। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसमें और ज्यादा छोटे से छोटे में जा सकते हैं। और मान लो कि लेंथ आपका सिर्फ मीटर ही में हो, तब तो दोनों से आप सेम काम कर सकते हैं। बट अगर लेंथ अगर मिलीमीटर तक जा रहा हो तो सर बी वाला ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। समझ आई बात? यस सर। चलिए सर, तो आज दिस इज डन फॉर टुडे। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक Thank यू। you.